क्लास पे हमने बात की थी यशपाल कमेटी की, यशपाल समिति की। आज हम बात करेंगे उससे आगे एनसीएफ 2005 की। यशपाल समिति में हमने कुछ खास चीजें देखी, मतलब जैसे कि उन्होंने कहा बच्चों के ऊपर जो पुस्तकों का बोझ है वो कम किया जाना चाहिए। हमारी जो मोटी पुस्तकें हैं उनसे बच्चों को उनसे उस बोझ से कहीं ज्यादा जो बोझ होता है वो है बच्चों के द्वारा ना समझे जाने का बोझ। ये यशपाल कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस में कहा था, और कहा था कि बच्चों की जो पढ़ाई होनी चाहिए वो ज्यादा इंटरेक्टिव और ज्यादा चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। उस कमेटी का, उस समिति की रिपोर्ट्स का, जैसे रिपोर्ट का जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया और बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई, मगर इनकी जो रिकमेंडेशंस थी उनको काफी वैल्यू किया गया। मतलब पूरी सोसाइटी में इस बारे में काफी चर्चा हुई। कालांतर में जब 2005 में एनसीएफ 2005 मतलब 2005 एनसीएफ 2005 के लिए जब कमेटी बनाई गई तो एक राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई गई, और इस राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल को बनाया गया। तो आप अगर एनसीएफ 2005 को देखने जा रहे हैं तो यशपाल कमेटी को जरूर देख लीजिए, क्योंकि यशपाल कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं एनसीएफ 2005 में पूरी तरीके से परिलक्षित होती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इसके डेवलपमेंट। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो हैप्पी लर्निंग और इंटरेक्टिव लर्निंग को लाने के लिए की गई थी, और इसका जो हैप्पी लर्निंग और इंटरेक्टिव लर्निंग की बात हो रही थी इसमें। और चूंकि अगर आप याद करो तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने ये कहा था कि हम पूरे देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था लेके आएंगे। 1986 में ये बात की गई थी, ठीक। एनपी 1986 में ये बात की गई, उसके बाद एनसीएफ 2005 में इस चीज को फिर रिपीट किया गया। तो जो इसका विकास है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति और प्रोग्राम ऑफ एक्शन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे पहले भी 4 जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आ चुकी हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी को रोल दिया गया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में, जो जिम्मेदारी दी गई थी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक पाठ्यचर्या का विकास किया जाए, वो एनसीईआरटी को दी गई थी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को दी गई। अच्छा, तब जब इनको ये जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। इसमें कुल टोटल 35 मेंबर्स थे। इसके अलावा फोकस ग्रुप्स भी बनाए गए, करीब 21 फोकस ग्रुप्स बनाए गए। इन फोकस ग्रुप का काम पर्टिकुलर एरिया में, मतलब फोकस्ड एरिया में अपनी रिकमेंडेशंस देना था। बहुत सारे लोगों से कंसल्टेशंस की गई, करीब 2000 लोगों ने अपनी इनपुट दिए, इंटरव्यूज लिए गए, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत डिबेट हुई, और इन सब का इनपुट लेने के बाद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अस्तित्व में आती है। इसमें जो इनपुट, इसके अलावा इससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आ चुके थे, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इससे पहले 1975 में आ चुका था, 1984 में आ चुका था, 1988 में भी आ चुका था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद, और 2000 में भी आ चुका था। तो इन सारे ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से इनपुट इसमें लिया गया। उसके अलावा जो एजुकेशन कमीशन आपने पढ़ी है 1964-66 में, 1964-66 में कौन सी कमीशन आती है? कोठारी कमीशन। उससे भी इनपुट लिए हैं इन्होंने। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और 1992 के बेसिस पर, और जाहिर सी बात है यशपाल कमेटी जो 1993 में आई थी, उन सब के आधार पर ये एक नई रूपरेखा इन्होंने विकसित की है। अगर देखा जाए, अगर हम बात करें कि एनसीएफ बेसिकली है क्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या है, तो ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में बात की गई है कि जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, जो पाठ्यचर्या यानी जो करिकुलम है, जो पाठ्य पुस्तक हैं यानी टेक्स्ट बुक्स हैं, या जो एजुकेशन की प्रोसेस है, उनके लिए एक रूपरेखा दी गई है कि पूरे देश में इस रूपरेखा के आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम यानी एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्लान किए जाएंगे, करिकुलम बनाया जाएगा, टेक्स्ट बुक का निर्माण होगा, और एजुकेशन की प्रोसेसेस डिसाइड होंगी।
अब हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 में अंदर चलते हैं। एनसीएफ 2005 के बारे में हमने जाना कि ये इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और कौन कौन से इनपुट्स कहाँ से हमको मिले हैं। नेशनल फोकस ग्रुप, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल, और फोकस ग्रुप अपने एक पर्टिकुलर फोकस एरिया पे इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी। 2000 लोगों के इंटरव्यू हुए और इनके बेसिस पर एक रूपरेखा, एक डॉक्यूमेंट बन के आता है जो ये बताता है कि पूरे देश में हम कैसे शैक्षिक कार्यक्रम चलाएंगे, कैसे एक समान पाठ्यक्रम लेके आएंगे, कैसे एक समान पाठ्य पुस्तकें बनाएंगे और कैसे एक समान शिक्षण विधियों को अपनाएंगे, में कैसे लाई जाएगी। तो इस दस्तावेज, इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम देखें तो इसमें 5 चैप्टर्स हैं। इनमें पर्टिकुलर एरिया को कवर करते हुए रिकमेंडेशंस दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर का नाम है परिप्रेक्ष्य। आगे हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या दिया गया है। सेकेंड चैप्टर है सीखना और ज्ञान, लर्निंग एंड नॉलेज। थर्ड चैप्टर है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। इसमें 3 चीजों की बात की है। पाठ्यचर्या के क्षेत्र में सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे आपका साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, और इसके अलावा कुछ नए एरियाज को भी इन्होंने कहा कि इनको भी लेने की जरूरत है, जैसे पीस एजुकेशन हो गई, इन्वायरमेंट एजुकेशन हो गई, वर्क रिलेटेड एजुकेशन हो गई। इन सारी चीजों की बात पाठ्यचर्या के क्षेत्र में की गई है और ये बताया गया है कि स्कूल के किस लेवल में, मतलब प्राइमरी में, सेकेंडरी में और अपर प्राइमरी में, इनमें कैसे इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। मतलब पाठ्यचर्या का निर्धारण जो है वो स्कूल की अवस्था के अनुरूप इस अध्याय में दिया गया है, और उसके अलावा जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात की गई। फोर्थ चैप्टर जो है वो बात करता है कि एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, स्कूल का और क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। पांचवा अध्याय जो है वो बात करता है कि व्यवस्था में कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, उसको पॉइंट आउट करता है। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, इसने कुछ चीजें, मतलब जब ये सारी चीजें हो रही थी, नेशनल लेवल पे डिबेट हो रही थी, लोगों से बातचीत की जा रही थी, तो कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल के आए थे कि एक तो जो स्कूल का करिकुलम है वो, जैसे प्रोफेसर यशपाल ने भी मेंशन किया है कि वो समझने से ज्यादा रटने पर जोर देता है। इसके अलावा जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है बच्चों की वो समाप्त हो जाती है, और जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका जीवन के साथ संबंध नहीं है। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है वो इन सारी चीजों को एड्रेस करते हुए, अपनी सारी जो भी चीजें हैं वो इन्हीं सारी चीजों को एड्रेस करते हुए अपनी रिकमेंडेशन अलग अलग क्षेत्र में देगी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया हुआ है? पहले चैप्टर का नाम है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है कि हमारे पीछे क्या चीज है, कौन सी ऐसी चीजें इस डॉक्यूमेंट को बनाने में कौन कौन सी चीजों का रोल रहा है, इस सब की बात की जाती है। पहले इन्होंने सारी कमीशंस और कमेटीज के बारे में बताया है कि इनका जो है, इन्होंने ये कहा था, फिर फाइनली हमको चूंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के द्वारा एनसीईआरटी को दी गई है, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम इस अध्याय को, मतलब इस डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं। तो उसके इस एनसीएफ 2005 के डेवलपमेंट की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद इन चीजों के बारे में बात की गई। पहले तो उन्होंने कहा कि बच्चों पर जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस का बोझ बहुत ज्यादा है। दूसरी एक कॉमन मिस्टेक जो हमारे स्कूल्स में हो रही है कि हम फैक्चुअल नॉलेज, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हम समझते हैं कि हमने समझ लिया है। अगर हम किसी सूचना को जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस चीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। हो सकता है हमने सिर्फ उनके नाम याद किए हो सकता है हमने उनकी डेफिनेशन याद की हो, हमने रट लिया हो कि कौन सी प्रोसेस में कौन सा एंजाइम, अगर हम बायोलॉजी की बात करें, कौन सा एंजाइम आ रहा है, लेकिन हम उसके पीछे की छुपी हुई केमिस्ट्री को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन जो है वो नॉलेज नहीं है,
मगर ये हमारा स्कूल जो है वो इसको नॉलेज समझने की भूल कर रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक कमी है। इसके अलावा इन्होंने ये जरूरत महसूस की कि जो हमारा सिलेबस है और जो हमारी टेक्स्ट बुक है उनपे बेसिकली 4 मेन चीजों पे हम फोकस करते हैं। 4 मेन एरियाज हैं, साइंस हो गया, मैथ हो गया, लैंग्वेजेस भाषाएं हो गई, और इसके अलावा सोशल स्टडीज। ये 4 मेजर सब्जेक्ट है जिनको हम एड्रेस करते हैं अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कुछ नए टॉपिक्स इन्वॉल्व करने होंगे, कुछ नए सब्जेक्ट्स भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है, इंक्लूड करने की जरूरत है। जैसे हमें शांति शिक्षा को इसमें स्कूल शिक्षा के थ्रू बढ़ाना, बताना है, हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ानी है, हमें काम करने की टेंडेंसी डेवलप करनी है बच्चों में। तो उन सारी चीजों को हमें पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में लेकर आना होगा। फिर इसी चैप्टर में इस जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। मतलब पूरा जो कुछ भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी है वो इन 5 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए दी है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप समझ सकते हैं, आप अंदाज लगा पाएंगे हर क्षेत्र के बारे में इनकी क्या रिकमेंडेशंस रही होंगी। और ये 5 प्रिंसिपल्स हैं आपके। जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो कब डेवलप होगी? जब स्कूल के बाहर के जीवन से हम पढ़ाई को जोड़ेंगे, लर्निंग को स्कूल से बाहर लाइफ के साथ कनेक्ट करके शुरू करने की जरूरत है। जो पढ़ना है उसको रोट लर्निंग से अलग किया जाए। मतलब कि कैसे किया जाएगा, या आगे आप चल के देखोगे कि जब एवेल्यूएशन सिस्टम की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कार्ड करते हैं। कहते हैं कि उसमें आपको, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, उसमें आपका क्या, उसमें आपकी मेमोरी का पता चल रहा है। इन्होंने रिकमेंड किया है कि ओपन आंसर टाइप, ओपन टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए। मतलब जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, उसके बाद आंसर में आपको लिखने की फ्रीडम है। तो आपको ऑप्शन ना प्रोवाइड किया जाए, बल्कि ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जिसको आपको आगे बढ़ाना हो। तब आप रटने की बात से हटके कहीं ना कहीं क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ जाएंगे। और पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या का मतलब है आप विद्यालय में जो कुछ भी करते हैं वो सभी कुछ पाठ्यचर्या का हिस्सा होती है। तो पाठ्यचर्या में, स्कूल में अक्सर क्या होता है कि बाकी सारी एक्टिविटीज को नल करके, समाप्त करके या इग्नोर करके पूरा का पूरा जो हमारा क्रियाकलाप है वो बुक्स के चारों ओर सेंटर्ड हो जाता है। तो तीसरा मार्गदर्शन, तीसरा गाइडिंग प्रिंसिपल इनका ये है कि पाठ्यचर्या को पाठ्य पुस्तक से दूर करना है, मतलब के अलावा भी कुछ चीजों को लेकर आना है। सेंटर जो है वो टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए। फिर जो क्लासरूम है, क्लासरूम में सिर्फ रोट लर्निंग नहीं है, तो फिर आपको क्या करना होगा, क्लासरूम में कुछ एक्टिविटीज करानी होगी। तो क्लासरूम जो है उसमें बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाए। ये इनका 4th गाइडिंग प्रिंसिपल है। और 5th एंड फाइनल प्रिंसिपल ये है कि जो भी बच्चे हैं उनको हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देना है, वरन हमारे जो नेशनल वैल्यूज है, नेशनल वैल्यूज मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, इंक्लूसिवनेस है, जस्टिस है, लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, न्याय, समता, बंधुत्व, इन सारी चीजों को, समानता, इन सारी चीजों को जो हम राष्ट्रीय मूल्यों में गिनते हैं, उनके प्रति आस्था जो है वो विद्यार्थियों में डेवलप करनी है। तो टोटल 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। एक तो जो भी पढ़ाएंगे वो हम लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। दूसरा, रोट लर्निंग से एजुकेशन को फ्री करना है। तीसरा, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए हमारी एजुकेशन। चौथा, क्लासरूम एक्टिव होना चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए क्लासरूम में। और जो विद्यार्थियों की तैयारी है वो सिर्फ ज्ञान तक ना होकर राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था तक जानी चाहिए। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में इतनी बातें की गई। एक बार फिर से देख लें हम फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या बात हुई। सबसे पहले इन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट्स दिए हैं जिसके द्वारा ये एनसीएफ 2005 डेवलप हुआ है। उसके बाद इन चीजों के बारे में बात की है कि हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में कहाँ पर कमियां हैं और किस चीज की आवश्यकता है। ये 3 चीजें, एक तो बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ है, ये कमी है। हम सूचना को ज्ञान समझने की भूल कर रहे हैं, ये कमी है।
पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक इनकम्प्लीट है, मतलब उसमें कुछ नए टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करने की आवश्यकता है। ये वो एरियाज हैं जहां काम करने की जरूरत है। और काम किस तरीके से किया जाएगा, कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस होगा। इन प्रिंसिपल्स को हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। मार्गदर्शी सिद्धांत, मार्गदर्शी सिद्धांत वही की लाइफ से कनेक्ट करके, रोट लर्निंग से फ्री, टेक्स्ट बुक्स पे सेंटर्ड नहीं होगा, क्लासरूम एक्टिव होगा और नेशनल वैल्यूज को डेवलप किया जाएगा स्टूडेंट्स में। ये गाइडिंग प्रिंसिपल। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। एनसीएफ 2005 के फर्स्ट चैप्टर में इतनी ही मुख्य मुख्य बातें की गई हैं। सेकंड चैप्टर जो है वो सीखना और ज्ञान, इसका जो हेडिंग है वो है सीखना, यानी लर्निंग एंड नॉलेज। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के बारे में काफी बात करते हैं और इसके संदर्भ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस भी इन्हें दी हैं। यशपाल कमेटी को भी अगर आप ध्यान में रखें तो वहां पर जो उन्होंने लर्निंग की प्रोसेसेस के लिए कहा है वो सारी चीजें यहाँ पर इस सेकंड चैप्टर में भी कही गई हैं। जैसे वहां उन्होंने कहा था कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होनी चाहिए। वो सारी चीजें यहाँ पर भी इन्होंने कही। पहली बात, बालक की सक्रियता पर बल दिया है, चाइल्ड शुड बी एक्टिव वाइल लर्निंग। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि बच्चों के अनुभव, बच्चा क्या एक्सपीरियंस करता है, उनकी वाणी से मतलब है उसकी ओपिनियन क्या है और वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा, इन 3 चीजों पर खास बल देने की आवश्यकता है। यानी बच्चों के एक्सपीरियंस, उनकी ओपिनियन और उनके कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन पर सबसे ज्यादा बल देने की जरूरत है। इसमें एक खास टर्म यूज किया गया है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म या संरचनावाद, जिसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, मगर आप ध्यान रखेंगे कि संरचनावाद ये कहता है कि कोई भी जो ज्ञान है वो हम बाहर से नहीं दे सकते हैं, ज्ञान का सृजन किया जाता है। और ज्ञान का सृजन कैसे होता है, इंटरेक्शन के थ्रू होता है। तो ये इंटरेक्शन किसके साथ हो सकता है बच्चे का, जब हम किसी चीज के साथ अंतःक्रिया करते हैं तब ज्ञान का निर्माण होता है। तो वो ज्ञान का निर्माण करने के लिए बालक को वातावरण के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, अपने पीयर्स, अपने मित्रों के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए और अपने से बड़े लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। बड़े लोगों से इंटरेक्शन करने का उसको फायदा ये होगा कि जो चीजें वो अपने साथियों से नहीं सीख सकता या जो काम वो खुद से नहीं सीख सकता वो बड़े की सहायता से कर लेगा। अगर वो एक बार किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से वो काम कर लेता है तो आगे चलकर वो काम वो खुद भी कर सकता है। तो ये अंतःक्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए। सीखने की प्रोसेस जो है बेसिकली इंटरेक्शन की प्रोसेस है, interaction with the environment, interaction with the peers and interaction with the people above than your own age। ठीक, तो इसके द्वारा जो है एक ज्ञान का निर्माण होता है। ज्ञान को किसी बाहर से नहीं थोपा जाता, वरन बच्चे के अंदर स्वयं ज्ञान का निर्माण होगा। इसके बारे में बात की गई है। किताबों का बोझ, यशपाल कमेटी में भी कहा गया था, यहाँ पर भी कहा गया है कि किताबों का बोझ कम होना चाहिए। अगर आपके पास मोटी पुस्तक है, आपने किसी मोटी पुस्तक को लर्न कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया या बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित किया है। मोटी पुस्तकें आपकी असफलता को दिखाती हैं। इसके अलावा जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, शिक्षण सूत्र, जैसे ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर इनका शिक्षण में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये सेकंड चैप्टर जो है लर्निंग और नॉलेज से रिलेटेड है। लर्निंग और नॉलेज में जो बात की गई है, सबसे पहले एक्टिविटी सेंटर्ड होनी चाहिए लर्निंग, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बच्चों के एक्सपीरियंस, बच्चों की ओपिनियन और बच्चों की सहभागिता, पार्टिसिपेशन, इन 3 चीजों पर खास तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सूचना को ज्ञान मानने की गलती नहीं की जानी चाहिए। ज्ञान क्या होगा, जो बच्चा स्वयं निर्मित करेगा, और वो निर्मित कैसे करेगा, वातावरण के साथ अंतःक्रिया, साथियों के साथ अंतःक्रिया और बड़ी आयु वर्ग के साथ अंतःक्रिया करने के पश्चात उस ज्ञान का निर्माण होगा।
फिर किताबों का बोझ कम करना और शिक्षण सूत्र। तो आई होप कि आपको इस सेकंड चैप्टर में क्या कंटेंट दिया गया है, और इसलिए भी क्योंकि ये सारी चीजें टेट के हिसाब से इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कि ज्ञान के निर्माण में किसके साथ अंतःक्रिया पर बल दिया गया है, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अलावा किसने कहा है कि सूचना, नॉलेज इज इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकता है। और आपका बन सकता है, अगर किताबों के बोझ से रिलेटेड आएगा तब तो आप यशपाल समिति ही कहेंगे। अंतःक्रिया, कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद, अगर हम संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, इस पर भी पूछा जाता है कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है ये किस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इसकी बात की गई है। तो ये इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म या संरचनावाद की बात की गई है, उस पर ये आधारित है, एनसीएफ 2005। अब हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, थर्ड चैप्टर की ओर चलेंगे। थर्ड चैप्टर में पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, इससे संबंधित है। इसमें बेसिकली जो उन्होंने बात की है वो ये बात की है कि हम करिकुलम में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बेसिकली हम जो है वो 4 सब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट मानते ही हैं, जैसे भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। इनके बारे में तो काफी लंबी, मतलब काफी डिटेल में इन्होंने बात की है, और ये चूंकि पहले से भी हमारे सिलेबस का करिकुलम का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इन चीजों पर भी बात की जानी चाहिए, ये चीजें भी बच्चों की पाठ्यचर्या में इंक्लूड की जानी चाहिए, जैसे शांति शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला की शिक्षा और कार्य केंद्रित शिक्षा। अब हम देखेंगे कि हर चीज के बारे में, भाषा के संबंध में इन्होंने क्या बात की है कि भाषा की पाठचर्या के बारे में क्या बात की गई है, विज्ञान की पाठचर्या के बारे में क्या बात की गई है, गणित की में एक एक करके हम इसको लेते हुए चलेंगे। भाषा के संबंध में आपने अब तक जो कमीशन और कमिटीज पढ़े हैं उन सब में ये बात की गई है, और इन्होंने वहां पर उन्हीं चीजों से चूंकि इनपुट भी लिया है। मैंने बताया कोठारी कमीशन से इन्होंने इनपुट लिया है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखा है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन को ध्यान में रखा है, और लर्निंग विदाउट बर्डन जो 1993 में यशपाल कमेटी थी उसके सुझाव को ध्यान में रखा है। तो भाषा के संबंध में भी लगभग वही सुझाव है, और जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उनके हिसाब से भी भाषा के संबंध में सुझाव दिए गए हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जीवन से जुड़ा होना चाहिए, जो भी चीज हम कर रहे हैं उसका जीवन के साथ कोरिलेशन होना चाहिए। तो वो कोरिलेशन तभी हो सकता है, बच्चा तभी जीवन के साथ कोरिलेट कर पाएगा जब उसकी शिक्षा जो है मातृभाषा में होगी। तो इन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन हमको मातृभाषा में दी जानी चाहिए, मतलब जो फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन है वो तो हम मदर टंग में देंगे, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि मल्टी लिंग्विस्टिक हो बच्चा, बहुभाषा, मतलब बहुत सारी चीजों को जानता हो, बहुत सारी भाषाओं को जानता हो। इसके पीछे जो उनकी थ्योरी थी वो ये थी कि वो जितनी अधिक भाषाओं को जानेगा उतना उसका मेंटल डेवलपमेंट ज्यादा होगा। बहुभाषा का प्रयोग करना चाहिए। बहुभाषा में उसकी एक देशीय भाषा हो सकती है, स्थानीय भाषा हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, और त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र आप याद करो, ये सबसे पहले किसने दिया है? कोठारी कमीशन ने। सबसे पहले 1964 में ये कोठारी कमीशन ने त्रिभाषा सूत्र दिया था। एक हिंदी, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस आपकी एक लोकल भाषा। इंग्लिश का मतलब है कि कोई भी यूरोपीय भाषा, देशज भाषा, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा, ये त्रिभाषा सूत्र है। तो भाषा के संबंध में इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए, और त्रिभाषा सूत्र का अपनाया जाना चाहिए। जो लैंग्वेज का टीचर हो वो उस लैंग्वेज को बोलने में एक्सपर्ट होना चाहिए, उसकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर लैंग्वेज के टीचर हैं और उसमें खुद प्रोफिशिएंट नहीं है, तो उसमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए। ये भाषा के संबंध में इनके सुझाव थे। आगे हम बात करेंगे विज्ञान के संबंध में इनका क्या सुझाव था। फिर से आप गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरफ जाओ।
गाइडिंग प्रिंसिपल्स में कहा गया है कि कोई भी चीज जो है आपको रोट लर्निंग के थ्रू नहीं पढ़ानी है। और उसका कोरिलेशन किसके साथ होना चाहिए? जीवन के साथ होना चाहिए। और क्लासरूम कैसा होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। तो वही चीजें यहाँ पर ये सुझाव में लेकर भी आएंगे, इसको हमेशा ध्यान रखिए। विज्ञान की भाषा, साइंस की जो लैंग्वेज होती है, साइंस की बुक्स की जो लैंग्वेज होती है, वो इतनी जीवन से डिस्कनेक्टेड होती है, असंबंधित होती है कि बच्चा उस भाषा में उलझ के रह जाता है। तो पहली बात की कि जो साइंस की लैंग्वेज हो वो सरल हो, प्रक्रिया, साइंस को समझाने की जो प्रोसेस है वो डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स को रिलेट करते हुए समझाई जाए। और विषय वस्तु कंटेंट ऐसा ना हो कि आप 5th के बच्चे को 12th लेवल का जो सिलेबस या कंटेंट है वो पढ़ा रहे हैं। तो जो भी विज्ञान की भाषा है वो बच्चे की आयु और ज्ञान की सीमा के अनुकूल होनी चाहिए। उसके विज्ञान की जो प्रक्रिया है उसमें भी यही होना चाहिए, और उसका जो कंटेंट है उसमें भी यही होना चाहिए। इनफैक्ट ये जो बातें हैं कि आयु तथा ज्ञान की सीमा के अनुकूल होनी चाहिए, ये हर क्षेत्र में, हर करिकुलम में लागू होती हैं, लेकिन विज्ञान के संबंध में उन्होंने स्पेशली ये बात कही है। ज्ञान की सीमा से क्या अर्थ है? आयु तो आपको समझ में आती है कि बालक की आयु के अनुसार होना चाहिए। ज्ञान की सीमा वो सीमा है जहां तक कोई एक पर्टिकुलर एज का बच्चा या कोई भी बच्चे की वो सीमा जहां तक वो जान सकता है, वो उसके ज्ञान की सीमा है। जैसे अगर आपको पियाजे याद हो, चाइल्ड साइकोलॉजी में आपने पढ़ा है, तो उसमें एक आपका कई स्टेजेस में डेवलपमेंट को बांटा गया है। लास्ट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशन की स्टेज आती है जो कि टीन एज के साथ शुरू होती है। उससे पहले कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की है, उससे पहले प्री ऑपरेशनल की है, इस तरीके की स्टेजेस हैं। तब अगर बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में है और आप उससे कुछ एब्स्ट्रैक्ट की उम्मीद कर रहे हैं, कुछ अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास उसके अंदर कराना चाह रहे हैं, उस तरीके का कोई कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा उसको नहीं सीख सकता, क्योंकि वो उसके ज्ञान के सीमा के बाहर की बात है। वो सिर्फ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की सहायता से, किसी ठोस वस्तु की सहायता से ही वो चीज समझ पाएगा, और उसके बारे में वो अमूर्त चिंतन की नहीं हुई है। तो विज्ञान जो है वो उसके ज्ञान की सीमा के अनुकूल ही पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, जो विज्ञान का शिक्षण है वो फिर से हम जाए कि रोट लर्निंग को हमें अंकुश लगाना है। तो विज्ञान जो है उसको भी हमें रोट लर्निंग के थ्रू नहीं पढ़ाना चाहिए, इसके थ्रू हमें कुछ चीजें बच्चे में डेवलप करनी है। जैसे वो क्रिएटिव थिंकिंग उसके अंदर जाके कैसे चीजें हो रही हैं उसको खुद करके देखने की इच्छा हो, हाँ, कि ये ऐसे हुआ तो ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग उसके अंदर हो, और क्यूरियोसिटी, ये दो चीजें उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए। हमारा साइंस टीचिंग का जो एम है वो क्रिएटिव थिंकिंग और क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। गणित के संबंध में, गणित फिर से गाइडिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य गणितीकरण होना चाहिए। इन्होंने टर्म दिया है गणितीकरण, मैथमेटाइजेशन इंग्लिश में कह रहे हैं इसको। ये मैथमेटाइजेशन क्या है? गणितीकरण का अर्थ है कि किसी बच्चे के अंदर तार्किक ढंग से लॉजिकली सोचने की क्षमता विकसित हो जाए, उसको मैथमेटाइजेशन कह रहे हैं। गणित का मतलब ये नहीं है कि वो पहाड़े लर्न कर ले, गणित का ये मतलब नहीं है कि वर्ग और घनमूल याद कर ले, गणित का ये भी मतलब नहीं है कि वो बहुत सारे फॉर्मूले याद कर ले, बल्कि उनके पीछे छुपा हुआ लॉजिक समझ ले। ये गणित की शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसी में आगे वो बात करते हैं, गणित की शिक्षा से बच्चों की सोचने, तर्क करने और अमूर्त चिंतन की क्षमताओं का विकास होना चाहिए। यहाँ पर फिर से ध्यान रखने की बात यह है कि ये भी उनकी आयु और ज्ञान सीमा के अनुसार ही होना चाहिए। आप अमूर्त चिंतन की बात कर रहे हैं तो आप प्राइमरी के बच्चे से अमूर्त चिंतन की बात नहीं कर सकते हैं, वहां पर उसको मेमोराइजेशन पर जोर देना होगा और प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, कुछ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ उसको मैथ समझानी पड़ेगी, जिस एक्टिविटी सेंटर्ड मैथ समझानी पड़ेगी। अमूर्त चिंतन वहां पर नहीं किया जा सकता है। तो
बेसिक पर्पस तो यही है कि हमें अमूर्त चिंतन उसमें डेवलप करना है, मगर कब कर सकते हैं? जब वो उस स्टेज में, पर्टिकुलर स्टेज में पहुंच चुका हो। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि करिकुलम में है हमारे, इसको हम सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान में जो है एक कॉमन मिस्टेक है कि हम हिस्ट्री के इवेंट्स को, उनकी सनों को याद करते रहते हैं। अकबर की सेना के बारे में हम बात करेंगे तो उसकी सारे कितने, क्या उसके पदाधिकारियों के क्या नाम थे, वो किस तरीके से कितने सैनिक रखा करता था, इस तरीके की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा, रोट लर्निंग पे बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। और इसी तरीके की कमोबेशी स्थिति बाकी के भी एसएसटी सब्जेक्ट्स में रहती है, परंतु इन्होंने कहा कि हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होगा सोशल स्टडीज के द्वारा, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट कैसे होगा? तो पहली बात तो रटने पर यानी फैक्ट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान ना देकर हमें बात करनी चाहिए सामाजिक मुद्दों पर। हिस्ट्री से भी हमको वही चीज रिलेट करनी होगी कि उस समय की ये परिस्थितियां थी, उस समय के ये इन परिस्थितियों में ये जो उपाय किए गए, उनका आपको क्या लगता है, क्या ये सही था या गलत था? इस तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी बच्चों में डेवलप की जानी चाहिए एसएसटी के द्वारा। सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र तथा आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रवृत्ति विकसित की जानी चाहिए। जो मेन नेशनल प्रॉब्लम्स है एसएसटी में वो भी आती हैं, जिससे आप अभी एसएसटी का क्लास ले रहे हो तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे हो। जेंडर इनइक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, और जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, इन सब के प्रति जो है संवेदनशीलता का विकास एसएसटी पढ़ाने के द्वारा किया जाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये भी थी कि जिसको हम सिविक्स या नागरिक शास्त्र कहते हैं, उसका नाम नागरिक शास्त्र ना होकर पॉलिटिकल साइंस कर दिया जाना चाहिए। नागरिक शास्त्र को नागरिक शास्त्र ना कहकर राजनीति शास्त्र कहा जाना चाहिए। इतिहास का इस्तेमाल कैसे करना है? बच्चे के अतीत और नागरिकता की पहचान की अवधारणा पर प्रभाव डालने के विषय के रूप में किया जाना चाहिए। कैसे करेगा? इतिहास बच्चे के अतीत मतलब उसका अब तक का जो डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हमारे नेशन बिल्डिंग जो हुई है, वो पूरी बात कि राष्ट्र का निर्माण क्या हुआ, राष्ट्र निर्माण में कितने कितने आपने बलिदान दिए, कैसे कैसे ये भारत एक राष्ट्र के रूप में विश्व के नक्शे पर आता है, और उसके द्वारा ये बात कि वो एक कम्युनिटी का सदस्य नहीं है, वो एक पर्टिकुलर एरिया, रीजनलिज्म, क्षेत्र का सदस्य नहीं है, बल्कि वो पूरे एक राष्ट्र का सदस्य है। इस पहचान को डेवलप करना इतिहास की शिक्षा के द्वारा किया जाना चाहिए। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं सारी चीजें। पहला तो सोशल साइंस, सोशल स्टडीज का ये मतलब नहीं है कि आप रटने पर ध्यान दें। आपको बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग का, एनालाइजिंग पावर का डेवलपमेंट करना है एसएसटी के थ्रू। उसके अलावा जो हमारी नेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रति उनमें संवेदनशीलता का विकास करना है, एक स्वतंत्र चिंतन की क्षमता विकसित करना है, नागरिक शास्त्र का नाम बदल के राजनीति शास्त्र करना है, और इतिहास की शिक्षण के द्वारा जो नागरिकता की वैल्यू है वो उसको हमें समझानी है कि किस, ये जो हमारी भारत की नागरिकता है उसको पाने के प्रोसेस में क्या क्या हुआ है, उसका क्या महत्व है किसी देश का नागरिक होने का। तो उसके जो कर्तव्य है उसके बारे में उसको सचेत किया जाना चाहिए, संवेदनशीलता बढ़ाई जानी चाहिए। ये एसएसटी से रिलेटेड है। ये तो मेन 4 करिकुलम के पार्ट थे। इसके अलावा जो इन्होंने बात की है, अन्य सुझाव भी दिए हैं। इन्होंने कहा है कि कला की शिक्षा, आर्ट की शिक्षा जो होती है वो ऐसा नहीं है कि आप अगर ये मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स ना पढ़ें, आपको आर्ट्स पढ़नी है। और आप देखते हो कि मुझे सीबीएसई का इतना अंदाज नहीं, लेकिन यूपी बोर्ड की पढ़ी हुई है तो मुझे पता है क्लास 10 तक आपको या तो म्यूजिक लेनी है या आर्ट लेना है या कोई भी चीज लेनी है जो कि आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो। ये उसी का प्रभाव, इसी एनसीएफ 2005 का ही प्रभाव। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन भी
कंपलसरी होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन भी सेकेंडरी लेवल तक कंपलसरी होनी चाहिए। इसमें आपको हाइजीन के बारे में, साफ सफाई के बारे में, व्यायाम के बारे में, योग के बारे में, इन सब के बारे में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। इसके अलावा शांति शिक्षा, शांति शिक्षा के बारे में इन्होंने बात कहा कि शांति शिक्षा को हम एक सब्जेक्ट के रूप में ना लेके, जैसे आर्ट एजुकेशन को हम एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन को भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, लेकिन शांति शिक्षा को हम एक सब्जेक्ट की तरह ना ट्रीट करके हम क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट के साथ इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। कैसे? आप साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस के दौरान आप उसको एटम बम के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसके दौरान आप बता सकते हैं कि इसके क्या रिपरकशंस हुए थे, और उसके द्वारा अहिंसा की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। साइंस पढ़ाते टाइम उसे आप एनवायरनमेंट के बारे में बता सकते हैं, वातावरण के प्रति सचेत कर सकते हैं। इस तरीके से ये शांति शिक्षा जो है सभी विषयों के साथ मिलाकर दी जा सकती है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अहिंसा और शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला में बच्चा निपुण हो सके। ये वो एरियाज हैं जो कि इनकॉर्पोरेट करने की हमारे करिकुलम में आवश्यकता एनसीएफ 2005 ने जताई, और ये आज के समय में हमारे करिकुलम में इंक्लूडेड भी है। इसके ये आपका था 4th चैप्टर। इसके बाद हमारा आता है 5th एंड लास्ट चैप्टर। 5th चैप्टर में ये बात करते हैं व्यवस्थागत सुधारों की। आप पीछे जाएं अगर, पहला चैप्टर परिप्रेक्ष्य था, जिसमें हमने देखा कि ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां इनको दिखाई दी उनकी बात करते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, हमारा जो करिकुलम है उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स 5 दिए हैं, उसका वो क्या होने चाहिए। सेकेंड चैप्टर में सीखने, लर्निंग और नॉलेज की बात करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि सीखने के दौरान बच्चा एक्टिव होना चाहिए, लर्निंग इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, और ज्ञान का निर्माण होना चाहिए किसके द्वारा, वातावरण के साथ अंतःक्रिया, साथियों के साथ अंतःक्रिया, और अपनी आयु वर्ग से बड़े लोगों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा। इसके बाद तीसरी बात 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा कि पाठ्यचर्या के जो क्षेत्र हैं उनकी बात की, 4 सब्जेक्ट बेसिक जो थे उनकी बात की, और उसके अलावा कुछ अन्य सुझाव भी देखे। अब नेक्स्ट आपका आता है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, फिर से हम जैसा हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स में कहते हैं उसी पे बेस्ड होगा। विद्यालय का वातावरण ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें जो है लोकतंत्र और स्वतंत्र, लोकतांत्रिक भावना का विकास करने वाला और स्वतंत्र होना चाहिए। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि जो हमारा बेसिक टेंडेंसी है, हम कहते हैं कि क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस है, हमेशा शांति बनी रहना कक्षा में आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब आप एक्टिविटी कराएंगे तो आप बच्चों से पिन ड्रॉप साइलेंस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो पिन ड्रॉप साइलेंस फोकस में नहीं है। फोकस में क्या है कि हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, हर बच्चा अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर कोई बच्चा पिछड़ा है, अगर कोई बच्चा कम समझ पा रहा है, तो हमें उसको पीछे नहीं छोड़ना है, उसको अपने साथ लेकर चलना है। तो विद्यालय का जो वातावरण है वो पार्टिसिपेटिव, सहभागितापूर्ण, समावेशी एवं मुक्त होना चाहिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि अभिभावकों और समुदाय के साथ विद्यालय को इंटरेक्शन करना चाहिए, मतलब कम्युनिटी के सदस्यों के साथ और जो पेरेंट्स है उनके साथ रेगुलर इंटरवल पर मीटिंग्स होनी चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि समाज को हमारे विद्यालय से, हमारी शिक्षा व्यवस्था से क्या उम्मीदें हैं और उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। जो शिक्षक है, टीचर जो है वो असेज ऑन द स्टेज, जैसे कहा जाता है कि मंच पर एक साधु की भूमिका में, एक प्रीचर की भूमिका में ना होकर एक मित्र की भूमिका में होना चाहिए। वो उसका मुख्य काम ये नहीं है कि जो कुछ भी है वो आपको पढ़ा दे, वो आपको सिखा दे, बल्कि उसका काम है कि वो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसके द्वारा बच्चे के अंदर ज्ञान का निर्माण स्वयं हो। बच्चा अंतःक्रिया करने के लिए इस तरीके का माहौल बने कि बच्चे की अंतःक्रिया वातावरण के साथ हो, वो अपने साथ के बच्चों के साथ अंतःक्रिया कर सके,
वो टीचर के साथ अंतःक्रिया कर सके और इस अंतःक्रिया के द्वारा वो ज्ञान का निर्माण कर सके। तो शिक्षक को एक मित्र, सहायक और संयोजक की भूमिका निभानी है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने ये कहा, ये आप सिस्टमैटिक में भी ले जा सकते हैं, इसमें इन्होंने कहा कि जो एग्जाम है उसमें पास और फेल का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, और परीक्षा में जो अभी आपका जो कपिल सिब्बल की रिकमेंडेशंस थी उसी से रिलेटेड है। ये भी इन्होंने भी कहा कि परीक्षा में प्रतिशत ना देकर, मार्क्स ना देकर ग्रेड और परसेंटाइल दिए जाने चाहिए। फिफ्थ चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। फिफ्थ चैप्टर जो है वो व्यवस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स को लेकर है। व्यवस्थागत क्या सुधार होने चाहिए, इस बारे में बात की गई है फिफ्थ चैप्टर में। पहली बात, स्कूल है उसमें मिनिमम लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए। एक स्कूल बिल्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें फर्नीचर होना चाहिए, उसमें टीचर्स होने चाहिए, इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। ये व्यवस्था में सुधार की यहाँ पर आवश्यकता है। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की है। जो शैक्षिक सत्र होता है वो सेंटर पर ना होकर हर जिले में या हर राज्य में अपने हिसाब से होना चाहिए। क्यों? यहाँ पर ये कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रियों की, जो यूरोपियन कंट्री है उनकी शिक्षा व्यवस्था, यूएस की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे प्रभावित मुझे दिखाई देते हैं। जैसे वहां पर क्या होता है कि यूएस में हर स्टेट जो है वो अपना अलग सेशन चलाता है उसकी नीड्स के हिसाब से, लोकल नीड्स के हिसाब से। यहाँ तक कि ब्रिटेन में कुछ समय पहले तक ये था कि हर जिला अपने हिसाब से अपना सेशन डिसाइड कर सकता था। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि एक जगह पर आप 9th पास कर चुके हैं, दूसरी जगह 9th का क्लास मिड सेशन में है। ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन फिर भी इनका भी कहना था कि स्थानीय स्तर पर हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि हम अपना एकेडमिक सेशन कब शुरू करेंगे और कब खत्म करेंगे। हालांकि ये चीज इम्प्रैक्टिकल लगती है और ये हमारे यहाँ अभी लागू भी नहीं की गई है। उसके बाद जो कैलेंडर है, शैक्षिक कैलेंडर है और जो समय सारणी है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये चीज सही है कि भाई कभी कुछ ऐसी अपरिहार्य कारण हो सकते हैं कि जिसमें अब जैसे वर्तमान समय में ही हम अपने टाइम पर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, तो शैक्षिक कैलेंडर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने टाइम टेबल के बारे में भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात की कि जिस समय हो सकता है किसी समय कोई क्लास आपका इंटरेक्टिव हो और उस एक्टिविटी में आपको ज्यादा टाइम लगने वाला हो, तो आपकी जो टाइम की जो रिजिडिटी है वो कम होनी चाहिए। अगर किसी क्लास में एक्टिविटी हो रही है तो उसको अधिक टाइम दिया जाना चाहिए। तो ये आपका पूरी तरीके से लोकलाइज्ड होना चाहिए डिसीजन, शैक्षिक सत्र को भी, शैक्षिक सत्र को लेकर और शैक्षिक कैलेंडर को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन की बात इन्होंने की है। समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो कम्युनिटी है वो पार्टिसिपेट करे एजुकेशन के मामले में, वो आपको फंड्स दे, वो आपको सुझाव दे, उन सारी चीजें, वो सारी चीजें आपको एजुकेशन में लेके आनी होगी। और इन्होंने एक चीज ये भी महसूस की कि शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, सुनिश्चित की जानी चाहिए। टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि वो उनको पढ़ा के चला जाए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो वो पढ़ा रहा है वो बच्चों की समझ में भी आना चाहिए। ये व्यवस्थागत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क खत्म होता है। इसके जो खास पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है वो इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या है। उसके अलावा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन लर्निंग एंड नॉलेज से रिलेटेड दी हैं, उनको ध्यान रखना है। और करिकुलम, 3 चीजें आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, इसमें लर्निंग और नॉलेज से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी हैं, इसमें टीचर से रिलेटेड क्या रिकमेंडेशन दी है। टीचर को मैंने बताया कि वो सेज ऑन द स्टेज ना होकर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड होना चाहिए, वो बात। उसके अलावा
शैक्षिक कैलेंडर की बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमारे यहाँ सेंटर पे ही अभी भी है। तो आपको गाइडिंग प्रिंसिपल, लर्निंग एंड नॉलेज और करिकुलम के से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष और फोकस ग्रुप कितने बनाए गए थे, किन किन समितियों का इसमें इनपुट लिया गया था, इन सारी चीजों पर भी ध्यान दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। इसके साथ हमारा ये क्लास खत्म हो रहा है। कहीं पर कोई दिक्कत? नहीं। ओके, तो आप अगली क्लास के लिए रुकिए, मैं लीव कर